दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आप अपनी एक नई वेबसाइट जो कि आपने अभी तुरंत बनाई है उसको आप कैसे रैंक कर सकते हो गूगल में। एक्चुअली ये सवाल बहुत ज़्यादा बिगिनर्स के मन में आता है जब कोई अपनी नई साइट को शुरू करते हैं या फिर जब भी कोई ब्लॉगर इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आता है वो उसको लगता है कि मुझे कितना समय लग जाएगा कि एक ब्लॉग को मैं सक्सेसफुल ब्लॉग जो है बना लूँगा। देखिए, एक ब्लॉग को सक्सेसफुल ब्लॉग बना लेना ये एक अलग बात है, लेकिन आपको अपने ब्लॉग पे एक ट्रैफिक कब आएगा और एक सीरियस ट्रैफिक कब आएगा इसके बारे में आपको ज़रूर आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे ब्लॉगर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग डिसीजंस होते हैं और वो डेफिनेटली गाइस उनके अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए आपको ये सब चीज़ें पता चल जाती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे ब्लॉगर्स का ये मानना होता है कि अगर आप अपने कोई ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हो तो वो हार्डली आपको 6 से 8 महीने में एक सीरियस रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर आप बात करोगे अपनी साइट पर एक नया रिजल्ट लेने के लिए, तो अगर आपने कोई नया ब्लॉग बनाया है तो उस पर आपको 3 से 4 महीने के अंदर एक नई साइट पर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, एक नई साइट पे इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो अगर आपको रिजल्ट की बात करेंगे तो 3 महीने में हार्डली आपको रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जब सीरियस रिजल्ट्स की बात होती है तो वो आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं अपनी साइट पे जब आप कॉन्टिन्यूस काम करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार एक नई साइट को ग्रो करने के लिए वो क्या स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसके जरिए आप जो है अपने ब्लॉग को कम समय में ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके जल्दी से जल्दी रैंक करा सकते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों, अगर आपके मन में इस तरह के सवाल हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ जो अभी नई वेबसाइट को स्टार्ट किया है जिसके मन में इस तरह के सवाल चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है कि आपको होस्टिंग कंपनीज के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हैं, सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी सर्विस यही देती है दोस्तों, और ये अभी तक बहुत सारे ब्लॉगर्स की चॉइस है और इवन मैं अभी इसी होस्टिंग कंपनी को यूज कर रहा हूँ। अगर आप इस होस्टिंग को यूज करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको यूज कर सकते हैं गाइस। मेरा एफिलिएट लिंक है, मैं आपको कोई कूपन कोड तो नहीं दे पा रहा हूँ जिसमें आपको 200 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव कॉल ऑफर का ऑफर दे सकता हूँ जिसमें आप मेरे से बात कर सकते हो, जिसमें मैं आपके साथ परफेक्ट गाइडेंस के साथ आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में आपकी मदद करूंगा। सो मैं आपको जो है कूपन भले नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपना एक समय दे रहा हूं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप होस्टिंगर के साथ जाना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं एक नए ब्लॉग को स्टार्ट करने की, तो मैं आपके साथ बात करूँगा कि आपने अपने ब्लॉग को रेडी कर दिया है तो आपको जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कीवर्ड रिसर्च का। अगर आपके पास कीवर्ड रिसर्च का आइडिया आ गया, मैं आपको ट्रस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है अपने पूरे ब्लॉगिंग में जो है ना, आपने लगभग 60 to 70% काम कर लिया, क्योंकि जब आपके पास राइट कीवर्ड्स होंगे जिस पे आपको लिखना है, आपको पता है कि यार इसी पे काम करना है, तब आपको जो है ना सही डायरेक्शन में आपकी ब्लॉग जो है रन होने लग जाएगी। और यही मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स का मानना होता है ब्लॉगिंग में कि अगर आपके पास सही कीवर्ड है, सही क्वेरी है, अगर आपकी वेबसाइट उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्ड है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग मिलती है। इसीलिए अगर क्वेरी की बात की जाए या फिर जब साइट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक माइक्रो निश साइट को बनाने में ज़्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि वहाँ पर आप एक ही तरह की चीज़ों को लिखना शुरू करते हो और गूगल को लगता है कि आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हो और इसीलिए आपको रैंक करना शुरू कर देता है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप सभी लोग सबसे ज़्यादा फोकस पहली बात तो कीवर्ड रिसर्च पे करो। आपको सही कीवर्ड निकालना है और कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सेमरस को यूज करो, जो कि बिल्कुल आपको 200 रुपये तक मिल जाएगा किसी भी थर्ड पार्टी पे अगर आप यूज करोगे। एंड अगर आप बात करोगे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के, तो मैंने SEOyukti.com पे ऐसे 11 से 12 टूल्स को बताया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स का भी मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उन सभी टूल्स को आप फ्री में भी यूज करके अपने कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। अब दोस्तों, आपके पास यहाँ पर पहली बात तो कीवर्ड मिल चुका है, आपके पास दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप आर्टिकल को लिखो। अब आर्टिकल लिखने में आजकल बहुत ज़्यादा लोग AI का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैनुअली लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप एक इनिशियल ब्लॉगर हो, कोई अर्निंग नहीं है, तो आप डेफिनेटली जो है अभी आप किसी कॉस्ट की तरफ मत जाइए। आप अपनी वेबसाइट को बना दिया उतना ही है, तो आप सभी लोग मैनुअली आर्टिकल्स को लिखो, लेकिन उसमें जो है अगर आप आर्टिकल को लिखने की बात करोगे दोस्तों, तो आपको जो है स्पेलिंग एरर्स को नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको इसको ठीक भी करना है तो आप गूगल डॉक्स में जाना, वहाँ पर अपने आप इस पार्टिकुलर जो भी आपने आर्टिकल को लिखा है उसको अगर आप वहाँ पे पेस्ट करोगे और टूल्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो सारे स्पेलिंग एरर्स आपके ठीक कर देगा गूगल। ठीक है, तो आपको जो है जब आप मैनुअली लिख रहे हो तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बाद में एडसेंस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देते हैं। बाकी अगर आप मैनुअली आर्टिकल्स को लिख रहे हो दोस्तों, तो आपको जो है अपने उस पार्टिकुलर टाइटल टैग्स को जो है ऑप्टिमाइज़ करना है अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत मुश्किल से अगर आप बात करोगे कि 50 to 60
करैक्टर्स तक जो है आप यूज कर सकते हो अपने टाइटल टैग्स को। इससे ज़्यादा यूज करना आपके लिए बड़ा हो सकता है, तो आपको जो है ज़्यादा लंबा जो है लिख के नहीं चलना है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको यूज भी करना है तो बहुत ही शॉर्ट यूआरएल्स को यूज करना है ताकि वो ईजिली जो है अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि गूगल को सारा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। गूगल को सिर्फ और सिर्फ उसके लैंग्वेज की ही डेटा समझ में आता है, जिसमें टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस और जो आपका कीवर्ड होता है, जो आपके लैटिन सिमेटिक कीवर्ड्स होते हैं, उसको गूगल ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेता है। तो मैंने जो है ऐसा पिछला कोई अपडेट पढ़ा था जिसमें मैंने बोला था कि पहला जो 40% कॉन्टेंट होता है आपका, पहला शुरू का जो कॉन्टेंट होता है उसको गूगल ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली जो है मतलब कि आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद उस ब्लॉग को उसी के अकॉर्डिंग जो है रैंक करना शुरू कर देता है। सो ये ज़रूरी है कि आप अपने इनिशियल पैराग्राफ्स में कीवर्ड का यूज करें, और जो आपका हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें आप कीवर्ड्स को भी प्लेस करें। उसमें आप लैटिन सिमेटिक कीवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड आपके जो है कीवर्ड्स आपके हेडिंग में भी अवेलेबल होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट मैं एक साथ इंक्लूड करूँगा, क्योंकि ये खास करके कंटेंट की बात है, जिसमें कि आपको जो है अपने इमेजेस को जो है यूज करना चाहिए। खास करके आपको फीचर्ड इमेज यूज करना चाहिए। आपको फीचर्ड इमेज जरूर यूज करना चाहिए। फीचर्ड इमेज में आपको, अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आप अपने कीवर्ड को यूज कीजिए, ठीक है। इससे आप अपनी इमेज को भी ऑप्टिमाइज कर रहे हो। इसके अलावा आप अपने ब्लॉग में जो है वीडियोज को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप टेबल्स को यूज करो पॉसिबल है तो, और FAQ का स्कीमा यूज करो, आपको रैंक मैथ में मिल जाता है। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप सर्च कंसोल में जाकर के अपने इस URL को सबमिट करोगे कि इसको इंडेक्स करो गूगल, वहाँ पर जो है आपको जो है ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि एक वीडियो फाइंड हुआ है, एक FAQ फाइंड हुआ है, उसके अलावा इमेजेस भी हैं, तो गूगल बता देता है कि ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बता रहा हूँ कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दें। आप वीडियोज़ को भी ऐड करें, ज़रूरी है, एंगेजमेंट बढ़ेगा, और अगर एंगेजमेंट रहेगा आपकी पेज पे तो वो रैंक करेगा। क्योंकि मैंने अपना पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जितना आपकी वेबसाइट पर लोग विजिट करेंगे, जितना अच्छा आपका एंगेजमेंट रेट होगा, उतना आपको जो है रैंकिंग भी मिलेगी, ठीक है। आपके आगे कोई भी साइट रैंक हो रही है तो गूगल उसको जो है डी रैंक करके आपको रैंक कर देगा, अगर एंगेजमेंट आपका अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो फास्ट लोड होनी चाहिए। देखिए गूगल को ये लगता है, गूगल ने इसको जो लोडिंग स्पीड की बात करेंगे, इसको एज ए रैंकिंग फैक्टर लेता है गूगल। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि गूगल के पास जब भी कोई आता है अपनी क्वेरी को डालता है, तो गूगल एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, तो गूगल सोचता है कि हमारे पास जो भी यूज़र आ रहा है उसको इमीडिएट सही आंसर मिले, ठीक है। और ऐसे केस में जो होता है, गूगल को ये लगता है कि जब आपकी वेबसाइट तेज़ से लोड हो रही है तो हमारे यूजर्स को सही इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में तुरंत मिल जा रहा है, ठीक है। यानी कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वेबसाइट लोड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो पेज स्पीड को भी गूगल एक रैंकिंग फैक्टर की तरह मानता है, और इसको उसने जुलाई 2018 से जो है इसको चालू कर दिया था। तो अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कम है तो आप उसको जो है इम्प्रूव कीजिए। अननेसेसरी इमेजेस को मत यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा CSS को यूज मत कीजिए, बहुत ज़्यादा प्लगइन्स को भी मत यूज कीजिए। अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी वेबसाइट को फ्री रखिए और उसको लाइट वेट थीम्स के साथ यूज कीजिए ताकि ज़्यादा लोडिंग स्पीड ना बढ़ पाए, ठीक है। और इस तरह से आप जो है गूगल को एक सिग्नल दोगे कि मेरी वेबसाइट भी लोड सही से हो रही है और उसमें कंटेंट भी बढ़िया है, जिसको मैंने कीवर्ड रिच कंटेंट बनाया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा रैंक होने में, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट भी आएगा। अब जब स्पीड की बात हो रही तो इसमें दोस्तों मैं आपके साथ बात करूंगा मोबाइल फ्रेंडली साइट्स के बारे में। एक्चुअली गूगल को ये लगा उसके पास जो डेटा है वो मोबाइल से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग यूजर मोबाइल से ही आ रहा है, ठीक है। और ऐसे केस में गूगल मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट्स को, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स को जो है रैंक कर रहा है। आप जब अपनी वेबसाइट को बनाते हो तो आपको पता होगा कि उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, कि उसको डेस्कटॉप में, मोबाइल में, हर जगह सही से लोड होना है, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। तो ऐसे केस में आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो उसको भी एक रैंकिंग फैक्टर की तरह माना जाता है। सो आपको जो है अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपके पास इसके बाद जो स्टेप है वो है आपको कंटेंट को क्रिएट करना है। जब कंटेंट को क्रिएट करने की बात होती है तो मैंने इसके पहले बोला हुआ है कि मैंने आपको एक एग्जैक्ट नंबर दिया था कि जैसे अगर आप 2000 से 2500 वर्ड्स के बीच में अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो वो आर्टिकल की लेंथ बढ़िया है, क्योंकि उसमें जो है गूगल उसको रैंक करता है। और दूसरी बात यह है कि वो फिर एक सही नंबर है उस पार्टिकुलर आर्टिकल के लिए, क्योंकि उस वहाँ तक जो है आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हो। और दूसरी बात यह कि अगर आप ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स को लिख रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स का भी प्लेसमेंट किया जा सकता है। अगर कीवर्ड्स ज़्यादा प्लेसमेंट होंगे, अगर उसके लैटिन सिमेटिक कीवर्ड्स का भी यूज होगा ज़्यादा,
तो ऐसे केस में आपकी वेबसाइट जो है रैंक होगी, क्योंकि गूगल को लगेगा कि आपने उस क्वेरी के रिलेटेड बहुत चीज़ों को जो है कवर कर दिया। और अगर ऐसा होता है तो आपकी जो है साइट को गूगल रैंक करेगा ही करेगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको कंटेंट थोड़ा सा लंबा लिखना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कीवर्ड्स को यूज करना। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि बैकलिंक्स की। देखिए बैकलिंक के लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बैकलिंक्स आपको ज़रूर से ज़रूर बनानी चाहिए। बैकलिंक्स बनाने के लिए आप फोरम साइट्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, क्वेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सोशल मीडिया पर अपना शेयर भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे मल्टीनिश साइट्स पे भी स्टार्ट करो तो आपको सोशल मीडिया पे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हो गाइस, तो शेयर नहीं करने की वजह से आपको सोशल मीडिया का ट्रैफिक रुक जाता है, जहाँ से आपको कुछ ट्रैफिक आ सकता है, जिसमें से आपको जो है पिंटरेस्ट को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद ट्विटर को इंक्लूड जरूर करना चाहिए और आप लिंक्डइन को भी इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक को ज़्यादा यूज कर सकते हो, वहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो आपको सोशल मीडिया पर, इन सभी सोशल मीडिया पर ज़रूर से ज़रूर एक्टिव रहना है। पिंटरेस्ट पे आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है अगर आप अपनी वेबसाइट को टायर 1 कंट्री में लेके जा रहे हो, क्योंकि पिंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि आप अपनी एक नई साइट को रैंक कराने के लिए इन सभी चीज़ों को जो है ज़रूर फॉलो करेंगे। अपनी एक वेबसाइट को जब आप बनाते हो तो आपको जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कंटेंट का। उसके बाद जो है आपको फोकस करना पड़ता है उस कंटेंट को कैसे लोगों तक लेके जाया जाए ताकि लोग उस कंटेंट को पढ़ें, उसको जाने कि आखिरकार आप लिख क्या रहे हो। जब आपका कंटेंट बढ़िया लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, तो वो लोग आपको फॉलो करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको जो है वेब पुश नोटिफिकेशन करके आप प्लगइन्स को यूज कर सकते हो। वन पुश नोटिफिकेशन है उसका प्लगइन यूज कर सकते हो। मतलब आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद ऑन पेज एसईओ के लिए और आपको जो है इंडेक्सिंग के लिए, इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए आप गूगल के आप रैंक मैथ प्लगइन को यूज करो। एक ऐसा प्लगइन है जो आपके सारे एसईओ के प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर देता है, ठीक है। रैंक मैथ तो यूज करना ही करना है, क्योंकि आपको उसमें कुछ स्कीमा, जैसे एफएक्यू का स्कीमा आपको फ्री में मिल रहा है, काफ़ी कितना ज़्यादा पोटेंशियल उसमें, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को यूज करना ही करना है, तब जाके आपकी एक नई साइट 3 महीने में जो है सही से लोगों तक पहुंचेगी और 6 से 8 महीने में आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो, आप अगले 3 से 4 महीने तक फॉलो करते हो, तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसकी गारंटी है मेरी, क्योंकि मैंने नई साइट को बनाया, मैंने सेम प्रोसेस को जो है फॉलो किया हुआ है। और रिजल्ट की बात करोगे तो इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी अगर आपके इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी साइट लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। बस ये है कि आपको अपना टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, क्लिकेबल टाइटल बनाना है, ठीक है। अपने मेटा डिस्क्रिप्शंस को जरूर यूज करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है कि मतलब आप मेटा डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करोगे तो गूगल आपको पेनलाइज कर देगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि जो आप टाइटल देख रहे हो उस पर क्लिक करने का मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्सन को आपकी वेबसाइट तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल दोनों ही कैची होने चाहिए, दोनों में ही कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, ताकि यूजर को लगे कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो इस साइट में लिखा गया है, तभी वो आपकी साइट पे क्लिक करके आएगा। सो ये रिस्पॉन्सिबल है गाइस कि आप यूजर को सबसे पहले वो दिखाएं कि वो चाहता क्या है, उसके बाद अंदर लाके आप उसको पूरा का पूरा कंटेंट सही से बताएं, ठीक है। तब जाके वो लोग आपसे एंगेज रहेंगे। और गूगल को जब लगेगा कि आपका एंगेजमेंट स्कोर बढ़िया है, आपके ऊपर वाली साइट का कम है, तो आपको जो है ऊपर कर देगा, उनको नीचे कर देगा। गूगल इसी तरह से जो है काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको गूगल में अच्छा रहना है तो लोगों के सामने आपकी अपनी साइट को अच्छा बनाना पड़ेगा। लोग आपकी साइट को पसंद करेंगे तो गूगल आपकी साइट को पसंद करेगा, क्योंकि गूगल जितने भी अपडेट लेके आता है, गूगल जितनी भी अपने अंदर चेंजेस करता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूजर्स की वजह से चेंज करता है। आप जो है, आपको इतने सारे राइट्स हैं कि आप गूगल पे जाकर के किसी भी आर्टिकल को, यूआरएल को जो है सबमिट कर सकते हो कि गूगल ये यूआरएल जो है सही नहीं है, इसने मेरी क्वेरी को सॉल्व नहीं किया, ये यूआरएल गलत है, गूगल उसको ही डीरैंक कर देगा, ठीक है। इसका मतलब गूगल अपने यूजर के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे चेंजेस करता है, और अगर यूजर उसको लाइक करता है तो डेफिनेटली गाइस आपकी वेबसाइट को भी लाइक किया जाएगा। आप गूगल के साथ एक पार्टनर हो। अगर आप एडसेंस यूज कर रहे हो तो इसका मतलब गूगल के साथ आप एक पार्टनर हो और गूगल उसका मालिक है। अब गूगल को ये लगेगा कि हमारे पास जो यूजर्स आ रहे हैं उन्हीं से हम पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि एड्स शो हो रही हैं, ठीक है। और अगर आपने यूजर को सही एक्सपीरियंस नहीं दिया तो वो गूगल को छोड़ के चला जाएगा, और ऐसे केस में अगर वो गूगल को छोड़ेगा तो गूगल को लॉस होगा। सो गाइस ये ज़रूरी है कि गूगल अपने यूजर्स को सही एक्सपीरियंस दे, तभी गूगल को सही एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए गूगल के आसपास भी आज कोई सर्च इंजन नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन फिर भी आप गूगल का एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी चैनल्स पे आप देखते होंगे। गूगल आज भी खुद को लगातार प्रमोट कर रहा है, ठीक। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अपने पर्सपेक्टिव से सोचें
सोचें दोस्तों कि आखिरकार जो आप आर्टिकल लिख रहे हो वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए, कैसा लगेगा उनको देखने में कि जब वो आर्टिकल्स को पढ़ेंगे उनको कैसा लगेगा कि मेरी आर्टिकल में क्या लिखा गया उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा ब्लॉग स्टार्ट करो जिसमें आपको कोई मतलब ही नहीं है, कोई बस क्वेश्चन आंसर्स ब्लॉग आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसमें एआई का यूज करके कुछ भी लिख के आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर वो कंटेंट सही है, प्लेजरिज्म फ्री है, तो आपके कंटेंट रैंक भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, कंटेंट रैंक भी करेंगे, तो उसमें आपको ट्रैफिक भी आएगा और पैसा भी मिलेगा। भले ही आपका एंगेजमेंट स्कोर कम होगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अल्टीमेटली पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक ब्रांड न्यू साइट बनानी है, उसको इस तरह से रैंक करना जो मैंने आपको बताया, इतना एफर्ट करके रैंक करना है, तो आपको डेफिनेटली सही यूजर एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है दोस्तों, जो भी मैंने स्टेप आपके साथ शेयर किया है एज न्यू ब्लॉगर, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट ब्लॉगर हो, अगर आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करो, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंप्रेशन सब कुछ आने लग जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको जो है पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कॉमेंट करना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल।